हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे सिर न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि मैं आपके लिए रोज लाता हूं, जब आएंगे तबाही मचाएंगे ट्रिक के अंदर हर चीज का संपूर्ण निपटारा। जिस जिस चीज को भी मैं बताता हूं उसके बारे में मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूं। तो प्यारे साथियों, आइए आज की क्लास में भी हम देखेंगे आज ऐसा ही टॉपिक जिसे हम कहते हैं विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल हमारे भारत में कितने हैं, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास से हमारी आज की क्लास ऐसी क्लास होगी कि आज की क्लास से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि जो आपके एग्जाम में आया हो और मेरी क्लास से नहीं आया हो। तो प्यारे साथियों, एक बार इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं। आइए प्यारे साथियों, अपने 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 क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जैसे इसमें दिया है विश्व विरासत स्थल, तो विश्व विरासत स्थल को हम देखेंगे। आइए साथियों, विश्व विरासत स्थल, पहले तो आप ये देख लें कि विश्व विरासत स्थल किसकी साइट थी। तो हमारे भारत में 1945 में स्थापना हुई यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 में, और इसी की साइट बनी 1972 के अंदर, जिसे कहते हैं विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आइए साथियों, 1900 ये कब बनी? 1972 में, 1972 में हुई इसकी स्थापना। और ये किसकी साइट है? तो ये प्यारे साथियों, ये यूनेस्को की साइट है। यूनेस्को की साइट है ये, और 1972 में बनी। और 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत स्थल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, अब हम इसी के बारे में हमने छोटा छोटा पॉइंट जाना, अब चलते हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे साथियों, इन्हें दो भागों में आप बांट सकते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है अमूर्त धरोहर। बिगड़ टाइम खराब किए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज जल्दी जल्दी बताता हूं जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो। और होती है अगला मूर्त धरोहर। मूर्त धरोहर, और ये हमारे साथियों ये कितनी होती हैं? तो ये होती है हमारी 14। और ये कितनी है? तो ये होती है हमारी 40। ये 14, इसमें 14वीं कौन सी है? तो प्यारे साथियों, इसमें 14वीं है दुर्गा पूजा, जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा कहाँ की? कलकत्ता की। कलकत्ता की दुर्गा पूजा को ही 14वीं साइट माना गया है। इसके बाद हमारे पास आती है 40वीं, कौन सी है इधर? तो ये है धोलावीरा। धोलावीरा कौन सी है? तो 40वीं साइट है, और ये कहाँ है? गुजरात के अंदर। नोट करते चले, मैं वन बाई वन, ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा कि मैं आपको इसमें क्लास में से कुछ रह जाए। प्यारे साथियों, आइए इसके बारे में हमने देख लिया, वन बाई वन इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं क्योंकि ये हमारी 40 इंपॉर्टेंट साइट हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में हम तोड़ लेते हैं, और इनको हम 3 भागों में तोड़ते हैं। कैसे कैसे? तो इनको हम 3 भागों में तोड़ते हैं। एक होता है सांस्कृतिक, पहले आप लिख लें प्राकृतिक, दूसरा लिखेंगे सांस्कृतिक, और तीसरा हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित साइट, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह की साइट आती हैं। उन्हें कहते हैं प्राकृतिक साइट, और मिश्रित साइट को कहते हैं मिश्रित साइट। तो आइए साथियों, अगला देखते हैं ये हमारे पास कितनी होती हैं। तो ये टोटल तो 40 होती हैं, इसमें जो हमारे पास 7 होती हैं तो वो होती हैं प्राकृतिक, और हमारे पास जो सांस्कृतिक होती हैं ये होती हैं 32, और जो हमारे पास मिश्रित होती है ये होती है 1। इसे आप यहीं लिख लें क्योंकि एक ही है, ये होती है कंचनजंगा। इसके बारे में मैं आगे बात नहीं करूंगा। और ये कहाँ है? सिक्किम के अंदर, सिक्किम में है कंचनजंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे साथियों, देखते हैं अपने अगले पॉइंटों को। आइए अब इनके वन बाई वन इनके सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बिना देरी के चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, और हम देखेंगे सबसे पहले आप अपना पॉइंट बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं मिश्रित प्राकृतिक साइट। तो प्राकृतिक साइटों को देखते हैं कौन कौन सी है। 4 साइटें हैं। मैं आपको वन बाई वन राज्यों के बारे में बताऊंगा कौन से राज्य में कौन सी साइट है। पहले आप इन 7 को लिख लें। प्राकृतिक साइट, प्राकृतिक धरोहर। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है प्राकृतिक धरोहर कितनी है? 7। इन्हीं 7 के बारे में हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो प्राकृतिक धरोहर आई वो कौन सी आई? तो इसके बारे में आप बताइए। तो इसके बारे में प्राकृतिक धरोहर हमारे पास आई काजीरंगा नेशनल पार्क।
काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? तो ये है असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा मिलता है यहाँ पर। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये प्यारे साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मैं आपको कोई सा भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा कि इसके अंदर आया कोई पॉइंट और मैंने उसके बारे में छोड़ दिया, उसका मैं पूरा पॉइंट नहीं छोड़ करूंगा, जो चीज इसके अंदर पूछी जाएगी। तो अगला है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे पूछा जा सकता है अगला पॉइंट। तो आइए अगले को देखते हैं। अगला हमारे पास क्या आता है? तो अगला हमारे पास आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या इसी में पहले आप इसका असम का ही लिख लें। असम का है हमारे पास मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों ये है भैंस के लिए प्रसिद्ध, जंगली भैंस के लिए प्रसिद्ध। ऐसे लिख लें, जंगली भैंस के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। जंगली भैंस कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है मानस नदी के किनारे, इसीलिए इसका नाम रखा गया मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद और इन्हें कब कब शामिल किया गया? तो इन्हें शामिल किया गया, इसे भी 1985 के अंदर शामिल किया गया था विश्व धरोहर, और इसे भी 1985 में शामिल किया गया विश्व धरोहर। इन दोनों को शामिल किया गया था 1985 में। इसके बाद हमारे पास आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा आता है राजस्थान से। तो आइए इसे देखते हैं। ये भी 1985 में शामिल किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कब शामिल किया गया? तो ये भी 1985 में शामिल किया गया। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। क्यों प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? तो ये है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में भी कहाँ? भरतपुर में। मैंने आपको हर एक पॉइंट बताता चलूंगा, जितने पॉइंट हो सकते हैं मैं लगभग सभी के बारे में बताऊंगा। इस क्लास का मतलब है कि आपने एक बार क्लास देखी और आपसे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो मैंने छोड़ दूं। तो आइए अगले पॉइंटों को हम देखते हैं। इतने आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बिन टाइम नहीं लगाएंगे। और हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अपना चौथा प्राकृतिक स्थल देखते हैं। तो हमारे पास चौथा प्राकृतिक स्थल आता है जिसे हम कहते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हम देखते हैं, अपना चौथा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें ये क्यों प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों सुंदरबन से आपको पता ही चल गया होगा, सुंदरबन हमारा भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यही है सुंदरबन डेल्टा। और ये कौन सी नदी पर है? तो आप इससे समझ ही गए होंगे। तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर ही बनाती हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नदी हैं जो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? तो वो कौन सी नदी बनाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर बनाती हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और इसे भी शामिल कब किया गया था? तो इसे किया गया था 1987 में शामिल किया गया। और इसके बाद हमारे पास अगला आता है, अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है जिसे हम कहते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर स्थित है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कैसा क्षेत्र है? तो प्यारे साथियों ये गंगा नदी का क्षेत्र है, तो इसे माना जाता है ऋषि गंगा का क्षेत्र। ऋषि गंगा का क्षेत्र, ये ऋषि गंगा का क्षेत्र है कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर सिनो लियोपर्ड जो तेंदुआ है वो प्रसिद्ध है। कहाँ का? सिनो लियोपर्ड। ऐसे लिख लें आप, हिंदी में लिख लें, सिनो लियोपर्ड भी आ सकता है। और हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में मैंने बताया। और ये कब? तो ये यूनेस्को की कब साइट है? तो ये यूनेस्को में शामिल हुआ 1988 के अंदर। प्यारे साथियों मैंने इन सातों के प्राकृतिक स्थलों के बारे में बता दिया है। अब हम चलते हैं वन बाय वन लेके चलते हैं हर एक राज्य को। हर एक राज्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हर एक राज्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा हमारा पहला है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आइए प्यारे साथियों बिना देरी के चलते हैं, अपनी क्लास को देखते हैं।
और अब हम देखेंगे राज्यवाही राष्ट्रीय उद्यानों विश्व विरासत स्थलों को। विश्व विरासत स्थल देखेंगे हम राज्यवाही, और आप पहला ही पॉइंट लिखेंगे जिसमें जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। 5। और प्यारे साथियों अभी 2 रह गए हैं जो प्राकृतिक स्थल है, मैंने 5 ही लिखवाए हैं, सॉरी उसके लिए। अगले आप 2 और लिख लें एक तरफ को नोट करके, जो होता है 2012 में आया जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और अगला 2014 के अंदर आया, 2014 में आया जिसे कहते हैं ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के हैं? तो ये भी 2012 और 2015 में 14 में बने दोनों राष्ट्रीय उद्यान। उसके लिए मैं लिखवाना भूल गया था। अगला देखते हैं, अब राज्यवाही को हम देखते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। आइए प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश के हम राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमारे पास पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है जिसे हम कहते हैं, पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है जिसे हम कहते हैं आगरे का किला, आगरे का किला। और ये किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? अकबर दुत्ते ने, अकबर दुत्ते ने बनवाया था आगरे का किला। और इसे कब विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? तो यही है आगरे का किला। प्रथम विश्व धरोहर, प्रथम विश्व धरोहर कौन सी है? तो ये है आगरे का किला। और कब शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया 1983 के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे हम कहते हैं ताजमहल। तो ताजमहल भी कब शामिल किया गया था? उत्तर प्रदेश में ही है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल है आगरा उत्तर प्रदेश में। और इसे किसने बनवाया था ताजमहल को? तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। और इसे विश्व धरोहर शामिल कब किया गया? तो 1983 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर। और इसी के बारे में मैंने आपको इन सभी पॉइंटों के बारे में लिखवाया। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया था? तो आइए साथियों फतेहपुर सीकरी को नोट कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी इसे कब शामिल, ये कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? फतेहपुर के अंदर ही है फतेहपुर सीकरी। और इसे शामिल किया गया था 1986 में। 1986 में शामिल किया गया था किसे? फतेहपुर सीकरी को। क्या चीज़? तो विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया इस। और इसी के अंदर बहुत सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं जो किसने बनवाई थी? अकबर ने, जैसे मरियम महल, पंचमहल, मरियम उज जमानी महल, इसी में प्रसिद्ध है। और ये जो फतेहपुर सीकरी है ये किसने बसाई थी? तो प्यारे साथियों फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही बसाई थी। आइए अपना अगला पॉइंट देखते हैं जिसे कहते हैं हम अगला राज्य। आइए प्यारे साथियों अगले राज्य को हम देखते हैं। अगला हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं बिहार। तो बिहार के अंदर प्यारे साथियों दो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। दो महत्वपूर्ण विरासत स्थल हैं। तो आइए जिसमें कहते हैं पहला है नंदा देवी बिहार और अगला है महाबोधि। तो आप नोट करते चलें जिसे हम क्या, पहला लिख लें आप महाबोधि, ऐसे लिख लें आप पहले बिहार, बिहार के स्थल, बिहार के विश्व विरासत स्थलों को देख लेते हैं जिसमें हमारे पास पहला आता है महाबोधि। ये महाबोधि क्या है? तो प्यारे साथियों ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गया बिहार के अंदर, गया बिहार में है महाबोधि। और इसे कब शामिल किया गया? तो प्यारे साथियों इसे 2002 के अंदर विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया। और ये किससे संबंधित है? तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला आता है जिसे हम कहते हैं प्यारे साथियों जिसे हम कहते हैं नालंदा बिहार, नालंदा बिहार। और नालंदा बिहार हमारा क्यों प्रसिद्ध है? तो नालंदा बिहार की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो नालंदा बिहार को बनवाया था कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का एक शासक था जिसे कहते हैं कुमारगुप्त, इसी ने इसे बनवाया था। और इसे नष्ट किसने करवाया? तो आपसे पूछा जा सकता है तो इसे नष्ट किसने करवाया? तो नष्ट करवाया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट करवाया। और ये कब शामिल किया गया? तो प्यारे साथियों ये 2016 में, 2016 के अंदर शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल, क्योंकि ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इन सभी के बिहार के 2 ही मुख्य हैं। इसके बाद हम अगले राज्य को चलते हैं जिसे हम कहते हैं राजस्थान। राजस्थान में
मैंने आपको अभी केवलादेव लिखवा भी दिया, जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक प्राकृतिक स्थल। और ये कौन से चल रहे हैं? तो ये चल रहे हैं सांस्कृतिक स्थल। सांस्कृतिक स्थलों में हमारा आता है जंतर मंतर। पहले आप राजस्थान लिख लें, राजस्थान में हमारा आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर आता है हमारा राजस्थान के अंदर। और ये जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो प्यारे साथियों, इस जंतर मंतर की स्थापना ही किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था किसे? जंतर मंतर को। इसने भारत के अंदर 6 जगह बनवाए थे जंतर मंतर। दिल्ली में भी है और भी अन्य जगह, कई जगह है, राजस्थान में है। और जंतर मंतर के अलावा और भी कई सारी जगह हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है वो केवलादेव और जंतर मंतर ही आता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसे शामिल कब किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 2010 के अंदर। 2010 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला राज्य हमारे पास आता है जिसे कहते हैं गुजरात। गुजरात में कई सारे स्थल हैं, जिसमें पहला आता है चंपानेर। तो आप नोट कर लें, गुजरात। गुजरात के स्थलों में पहला आता है चंपानेर। गुजरात के स्थलों में हमारे पास पहला आता है जिसे कहते हैं चंपानेर। और चंपानेर क्यों प्रसिद्ध है? तो चंपानेर में स्थित है कालिका माता मंदिर। तो कालिका माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो काली माँ है उनका मंदिर कहां पर है? तो कालिका माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो ये है चंपानेर। और इसे प्यारे साथियों, इसे शामिल कब किया गया था? तो इसे शामिल किया गया 2004 के अंदर। इसके बाद हमारे पास गुजरात में भी अगला स्थल आता है जिसे हम कहते हैं रानी की बाव। रानी की बाव को क्यों शामिल किया गया और इसका क्या कारण था, इसी के बारे में हम देखते हैं। रानी की बाव, अगला स्थल आता है रानी की बाव। और आपसे पूछा जा सकता है कि रानी की बाव जो है ये कहाँ है? तो गुजरात के अंदर, लेकिन किस नोट के है? तो ये कौन से नोट पर स्थित है? तो रानी की बाव कौन से नोट पर स्थित है इसके बारे में? तो ये है 100 रुपए के नोट पर स्थित है रानी की बाव। और ये कहाँ है? तो गुजरात के अंदर तो है, लेकिन इसे विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो 2014 के अंदर विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद हम अगले पॉइंट को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का पहला राज्य जो विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया। अब तक प्यारे साथियों 2 ही राज्यों को शामिल किया गया है, एक है जयपुर और एक है अहमदाबाद। पहला कौन सा है? अहमदाबाद। तो प्रथम, इसे लिख सकते हैं प्रथम राज्य, प्रथम शहर है जो विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया है। और इसे प्यारे साथियों कब शामिल किया गया था? 2017 के अंदर अहमदाबाद को शामिल किया गया। कहां पर? तो अहमदाबाद को शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल के अंदर। और अगला हमारे पास आता है जिसे कहते हैं हम नवीनतम। तो प्यारे साथियों अगला नोट कर सकते हैं, आप इधर नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक राज्य को एक के साथ ही लपेटता चलूंगा। इधर ही नोट कर लें, नीचे की साइड ही, जिसे कहते हैं धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया, धोलावीरा। और ये धोलावीरा गुजरात के अंदर है और इसे शामिल किया गया 2021 के अंदर। और 2021 के अंदर तो शामिल किया गया, लेकिन ये भारत का नवीनतम स्थल है। तो भारत का नवीनतम विश्व धरोहर। और ये कौन सी है? 40वीं साइट कौन सी है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी जिक्र किया था। इसके बाद हम अगले पॉइंट को आते हैं जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है खजुराहो टेम्पल। तो खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आइए साथियों, मध्य प्रदेश को आप डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों में पहला आता है खजुराहो टेम्पल, खजुराहो के मंदिर। और इन खजुराहो के मंदिर में प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव का मंदिर। और ये खजुराहो के मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो तिरुपाक्ष मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के ही सामने स्थित है। किसके मंदिर? खजुराहो के मंदिर। ये 5 तरह के मंदिर है, उसमें सबसे प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव का मंदिर। इनके बारे में मैंने आपको जानकारी पहले भी दे चुका हूँ और अब दोबारा से दे रहा हूँ। इसके बाद इसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्यारे साथियों इसे विश्व धरोहर कब शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर कब शामिल किया गया था खजुराहो के मंदिर को? तो खजुराहो के मंदिर को 1986 में विश्व धरोहर शामिल किया गया। और ये खजुराहो के मंदिर जो हैं ये प्रसिद्ध हैं किसके? आत्माओं के लिए विश्वास में रखे जाते हैं खजुराहो के मंदिर। आइए प्यारे साथियों हम अगले पॉइंट को आप जानते हैं जिसे कहते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भी हमारा कहाँ है? तो सांची का स्तूप भी कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और इसे किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप।
और इसे शामिल कब किया गया? तो इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1989 यानी 1989 में शामिल किया गया था। किसे? सांची के स्तूप को। और ये सबसे पुराना क्या माना जाता है? तो प्यारे साथियों सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सबसे पुराना स्तूप है कौन सा? सांची का स्तूप। जो किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। प्यारे साथियों ये क्लास आपको इसलिए बनाई गई है, मैंने आपको बार बार बताता हूं कि आपका एक भी पॉइंट इस क्लास से हटके नहीं होगा। जो भी होगा वो इस क्लास के अंदर होगा। मैं आपको सारी जानकारी प्राप्त कराऊंगा 1 बाय 1। ऐसा कोई सा पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आपको किसी और क्लास देखने की जरूरत पड़े। अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो आपसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए विश्व धरोहर से, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, भले से आपने प्रैक्टिस करी हो या नहीं करी हो। आप सिर्फ क्लास देख लें और क्लास की तैयारी कर लें। मैं मानता हूं कि इस क्लास में से कोई भी पॉइंट हटके नहीं जाएगा। आइए साथियों अगले पॉइंट को हम देखते हैं, जो कहते हैं अगला आता है हमारे पास इसी में मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। और ये भीमबेटका जो है ये कब से संबंधित है? ये पूरा पाषाण काल चल रहा था, तो पूरा पाषाण काल के मध्य काल से संबंधित है भीमबेटका। तो पूरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो आप ऐसे लिख लें पाषाण काल में भी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ही जानकारी मिली किसकी? मध्य नहीं वो पाषाण काल में ही जानकारी मिली। और किसकी? भीमबेटका की। और इसे विश्व विरासत स्थल कब शामिल किया गया? तो 2003 के अंदर शामिल किया गया। विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया गया 2003 के अंदर। मैं आपको राज्य भाई इसलिए लिखवा रहा हूं, मैं आपको वैसे लिखवा सकता था और आपकी ये क्लास जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाती। ट्रिक से भी मैं लिखवा सकता था, लेकिन ट्रिक में बात यह थी कि आपको सिर्फ धरोहर ही पता चलते। लेकिन मैं अब जो बता रहा हूं, मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूं इस स्थल के बारे में। जो स्थल मैंने बताया है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं छोड़ूंगा। आइए प्यारे साथियों अगला हम देख लेते हैं। हर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। हमारा सांची का स्तूप जो है वो सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। मैंने लिखवा दिया, मैं सोच रहा नहीं लिखवाया। तो आइए अगला देखते हैं, अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला हमारा राज्य हमारे पास आता है कौन सा? तो आइए प्यारे साथियों अगले राज्य को देख लेते हैं। अगला राज्य हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र मुंबई। तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, काफी जगह प्रसिद्ध है, जो इंपोर्टेंट जगह भी मानी जाती हैं। तो प्यारे साथियों मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है एलोरा की गुफाएं। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है एलोरा की गुफाएं। और कौन सी गुफाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में ही है। किसकी गुफाएं? तो मध्य प्रदेश में एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगला हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं अजंता की गुफाएं। इन्हें सभी को शामिल किया गया था कब? प्यारे साथियों इन्हें सभी को शामिल किया गया था। इन्हें सभी को इसे एलोरा की गुफाएं जो हैं और एलिफेंटा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इन्हें से कब तक शामिल किया गया? तो प्यारे साथियों एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया 1983 में। और एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल किया गया 1987 में। और जो अजंता की गुफाएं से शामिल किया गया 1983 में यानी 1983 में। इन्हीं के महाराष्ट्र के अंदर ये प्रसिद्ध है ये जगह। इसके बाद हम अगले को आते हैं ओडिशा में प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर। ओडिशा का प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया? तो प्यारे साथियों सूर्य मंदिर इसे ही कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है सूर्य मंदिर को। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमृतसर के अंदर। अमृतसर नहीं, सॉरी ये तो गलत हो गया, पंजाब में अमृतसर। तो सूर्य मंदिर में आपको लिखवा दिया था, जबकि ओडिशा फिर भी दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारे पास, इसे कब शामिल किया गया? तो ओडिशा को कब शामिल किया गया? तो 1984 में 1984 में शामिल किया गया एलोरा वो सूर्य मंदिर को। और ये कौन से रुपए के नोट पर है? तो ये 10 रुपए के नोट पर स्थित है। 10 रुपए के नोट पर स्थित है क्या चीज? तो सूर्य मंदिर। और इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था। और ये किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था।
और इसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। और ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में मुझसे जो बन सका मैंने आपको सभी के बारे में बताया। और जो कंचनजंगा है उसे मैं शुरू में बता चुका हूँ कि सिक्किम के अंदर है मिस्री साइट। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों को शेयर कर दें, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो और सभी को पता चले कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्लास चलती है, जिसमें एक पॉइंट ना बताकर बल्कि पॉइंट के अंदर पॉइंट निकाले जाते हैं। हर पॉइंट का एक जवाब ना होकर कई सारे जवाब बताए जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो जाए। मैं मानता हूं कि आज से पहले आपने बहुत सी क्लासें देखी होंगी और आपको मैं मानता हूं कि ये सब आते भी होंगे, लेकिन आज से पहले आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा कि जैसे मैंने पढ़ाया है। राज्य भाई आपने किसी ने पढ़ाया होगा, आपको वन लाइनर में तो हर कोई बता देता है, लेकिन हर कोई आपको फुल डिटेल के साथ नहीं पढ़ा पाता। मैंने आपको फुल डिटेल की जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी को शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ, हमारी क्लास कैसी लगी। आइए प्यारे साथियों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।